नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। बहुत दिनों के बाद जितेंद्र चौरसिया जी एक बार हम लोगों के साथ में फिर मौजूद हैं। जितेंद्र चौरसिया जी लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। समाज को समझने की अ, गहरी नज़र रखते हैं और राजनीति पर भी बहुत गहरी पकड़ है जितेंद्र चौरसिया जी की। और खास तौर से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के दौर में जिस समय हम लोग विवेचना कर रहे थे, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक सटीक विश्लेषण जितेंद्र जी ने दिया था, जो हम लोगों ने दावा किया है कि 95% तक हम लोगों का प्रिडिक्शन ठीक था। ओपिनियन पोल हम लोगों ने जो किया था उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान को लेकर के बहुत सारे प्रदेशों का आकलन हमारा बिल्कुल ठीक था और मोटा मोटा आंकड़ा भी हम लोगों का जो काउंटिंग से एक दिन पहले हम लोगों ने दिया था, बिल्कुल वही नतीजों में तब्दील हुआ। उसके पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, आप चाहें तो उसको जाकर के खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं और उसकी ताकीद कर सकते हैं कि वाकई में जो हम लोग बोल रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। जितेंद्र जी अ, उसी टीम का हिस्सा है जिन सारे लोगों ने कवायद की। जितेंद्र जी को आज फिर हम लोगों ने आमंत्रित किया और ख़ास तौर से चूंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव है, वो सिलसिला एक बार फिर से स्टार्ट करना है, फिर से शुरू करना है। राजनीति की बारीकियों को समझना है, तो उन्हीं एक्सपर्ट्स के साथ में एक बार फिर हम लोग अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आपसे निवेदन ये है, इस चैनल को लाइक कर लें, अगर आपने सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा लगे तो कुछ कमेंट भी कर दें, एप्रिसिएशन के लिए। अगर खराब लगे तो कमेंट करें बिल्कुल कटाक्ष में, और सवाल भी खड़े करें जिसके जवाब हम लोग देने का प्रयास करें। अगर हम लोग कुछ गलत बोल रहे हैं तो काउंटर भी करें, लेकिन करें जरूर। कमेंट और लाइक करना आपका तो बनता ही है, वो जरूर करें। आज हम लोग बात करेंगे हरियाणा के चुनाव को लेकर के। हरियाणा में बहुत सारी परिस्थितियां और समीकरण हर दिन बदलते नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने जब चुनाव से पहले, वहां चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, उस समय लोगों से बात की थी, लोग साइलेंट थे, दबी जबान बात कर रहे थे, बहुत मुखर नहीं थे। उस समय हम लोगों ने जो पहला आकलन, अपना पहला रिएक्शन मैंने आकर के जो दिया, एक वीडियो बना करके, वो अपने साथियों की मदद से, और हम लोगों का वही पुराना तरीका है जिसमें एक टीम बनाते हैं, उस टीम के थ्रू वहाँ के लोकल तमाम सारे कॉन्टेक्ट्स ढूंढते हैं, बुद्धिजीवियों के, पत्रकारों के और राजनीति में रुचि रखने वालों के, और उनसे अपने मतलब के सवालों के जवाब खोजते हैं। बहुत सटीक निकलते हैं। नई विधा है जिसमें न तो भारी भरकम पैसे की जरूरत होती है, न भारी भरकम किसी फौज की जरूरत होती है जो ग्राउंड पर जाए और सर्वे करके लाए। उसमें बहुत सारा डेटा का फेलियर भी होता है, जो आपने देखा पिछले चुनाव में जानबूझ के किया गया था। वही राजनीतिक सर्वे एजेंसियां फिर से सक्रिय हो गई हैं। उसमें एक बहुचर्चित नाम है, बड़ा बेशर्मी के साथ पिछली बार उन्होंने इंडिया गठबंधन को बिल्कुल धराशायी कर दिया था और एनडीए को 400 पार पहुंचा दिया था चुनाव से ठीक पहले। और उसके बाद भी वो मतलब अपनी बात से पीछे नहीं हटे और तमाम तरह की दलीलें देते रहे कि साहब ये एरर हो गया और वो एरर हो गया। वही श्रीमान जी फिर एक बार टीवी चैनल्स पर आकर के और अपनी दुकान चलाना उन्होंने शुरू कर दिया। बस अंतर इतना है कि इस बार उन्हें अपनी साख बचानी है। जो पिछली बार नैरेटिव सेट कर रहे थे किसी पार्टी का, वो न करके जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करने का प्रयास और उसकी कवायद कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आकर के, जब मैंने आपको पहले वीडियो में हरियाणा को लेकर के जो पहला वीडियो बनाया था हम लोगों ने, उसमें मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में नेक टू नेक फाइट है, बड़ी कस। कारण ये है कि उस समय बहुत वोटर साइलेंट था और लोग बोलना नहीं चाहते थे, लोग अपने आपस में खुल करके बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो परिस्थितियों को भाप रहे थे। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ तो कुछ चीजें बदली, और बदलने के बाद दो चीजें सामने आई। उसमें नंबर एक तो ये था कि कांग्रेस की अंतर्कलह, उसकी खबरें बाहर आने लगी, खेमेबाजी की खबरें बाहर आने लगी, तो जनता का एक अलग मिजाज बना। और उसमें कई धुरी बनती दिखाई दी, जिसमें एक ग्रुप हुड्डा परिवार का, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा जिसको लीड कर रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके पिता हरियाणा के बड़े नेता हैं, तो उनके नाम पर एक तबका, खासतौर से जाट कम्युनिटी एक तरफा जो वहाँ
25 से 30% के बीच में, 26-27%, अलग अलग आकलन है, इसलिए मैंने 25 से 30 का आंकड़ा दिया। हकीकत यह है कि 27-28% है। कुछ लोग कहते हैं कि वो 30% है, कुछ लोग कहते हैं वो 24-25% है, लेकिन हम लोगों के पास जो सब निचोड़ निकलता है उससे 28% के आसपास, 27 से 28% के आसपास जाट वोट है, जो एक बड़ी संख्या होता है किसी भी प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल को जिताने हराने में। अभी तक पोलराइजेशन होता था वोट का जाट वर्सेस अदर्स करके, और सैनी को यूं ही नहीं बना दिया गया मुख्यमंत्री। सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की वजह, खैर इस पर बात करेंगे। जितेंद्र जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, इनको भी शामिल करते हैं चर्चा में। तो मैं आपको एक मोटा मोटी बात बता दूं कि कांग्रेस की खेमेबाजी में जहां एक धुरी शैलजा, कुमारी शैलजा, और दूसरा हुड्डा परिवार, और तीसरा एक नाम और उभरा था वहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो बहुत प्रासंगिक नहीं है वहाँ के लोगों की नज़र में, और ऐसा लोगों को मानना है कि वो, लेकिन फिर भी वो एक फैक्टर माने जाते हैं राजनीतिक पंडितों के द्वारा कि वो कुछ ना कुछ खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। इतना तक भर है, अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों का खेल बिगाड़ने में माहिर हो सकते हैं। तो जब ये खबरें चली कांग्रेस की खेमेबाजी की, तो ये लगा कि कांग्रेस, लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, लेकिन कांग्रेस अपनी खेमेबाजी की वजह से और अपने जो अंतरकलह है इसकी वजह से कहीं पिछड़ न जाए, लेकिन फिर भी लीडिंग एज पर कांग्रेस थी। वक्त बीता और उसके साथ साथ भाजपा के भी पत्ते खुलने लगे, और उनके भी जो पत्तों के ताश के महल थे वो भरभरा के गिरने लगे, और खेमेबाजी भाजपा के भी सामने आई। अब परिदृश्य बहुत साफ है कि वहां लड़ाई में कांग्रेस आगे है, और कांग्रेस आगे ही नहीं बहुत आगे है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये है बड़ा सवाल। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता जरूरी है? वो कांग्रेस की मजबूरी है या आपके लिए जरूरी है कि आपको भी विस्तार करना है हरियाणा में, समझो इंडिया अलायंस के तहत वो लड़ें और वहाँ विस्तार करें? कांग्रेस की कुछ मजबूरी है, क्योंकि दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। खासतौर से यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक जो कांग्रेस के लिए खेमेबंदी करते हैं, जो खेमेबाजी करते हैं, कांग्रेस के लिए जो लामबंदी करते हैं या उनकी वकालत करते हैं, उनका कहना यह है कि कांग्रेस बेवजह आम आदमी पार्टी को इतना भाव दे रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बहुत सारे वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं को कहते सुना जाता है कि हमारी भी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हम उनके साथ जाए, उनकी मजबूरी है, वो हमारी शर्तों पर गठबंधन करें। जितेंद्र जी से समझने का प्रयास ये करेंगे, क्या आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए गठबंधन जरूरी है या ये कांग्रेस की मजबूरी है? जितेंद्र जी, आपका क्या कहना है इस पर? जी विवेक जी, देखिए, इस गठबंधन के बारे में जितना मोटा मोटा कांग्रेस के नेताओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं के जो बयान सामने आए हैं, उसके आधार पे ये साफ हो गया है कि जो लोकसभा में चुनाव का स्टैंड था कि भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं किसानों के खिलाफ, बेरोजगारों के खिलाफ, उनको रोकने के लिए दोनों दल साथ आना चाह रहे हैं। और दोनों दलों के नेताओं की तरफ से जो बयान आए हैं वो भी कमोबेश यही इशारा कर रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये किसानों के खिलाफ जो नीतियां हैं, उनसे लड़ने के लिए दोनों दल साथ आ रहे हैं। अभी दोनों यही कह रहे हैं, क्योंकि किसानों का मुद्दा हरियाणा के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की मजबूरी या आपके लिए जरूरी, देखिए क्या है, गुजरात का जो चुनाव हुआ पिछला, और कांग्रेस जिस प्रकार से 17 सीटों पे सिमट गई, वो भी एक बड़ा पहलू कांग्रेस के लिए है कि कहीं वो दोबारा हरियाणा में ना हो जाए। हरियाणा में उस गलती को कांग्रेस नहीं दोहराना चाह रही है और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के रूप में आगे बढ़ना चाहती है, जो अभी तक समझ में मैं आया। आपको एक बात और याद दिला दूं कि हरियाणा में जो आप बात कर रहे हैं गुजरात का एक उदाहरण दिखाइए। गुजरात में आम आदमी पार्टी 25 स्थानों पर दूसरे नंबर पे, ये भी नहीं, तो बड़ा फोर्स गुजरात में आम आदमी पार्टी की, अगर फैक्ट होता तो शायद वहाँ बीजेपी को हटाया। बिल्कुल, जिस प्रकार से गुजरात में 13% वोट लेके आम आदमी पार्टी आई और कांग्रेस का जिस प्रकार से वोट शेयर गिरा गुजरात में, साफ है कि कांग्रेस अब उस परिणाम को समझ चुकी है, गुजरात में आए परिणाम को, और उस गलती से सीख के ऐसी कोई अब गलती हरियाणा में नहीं करना चाह रही है। राहुल गांधी का बयान जो आपने देखा कि गठबंधन के राह में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से कमेटी बना दी गई, राघव चड्ढा को उस कमेटी का सदस्य बनाया गया और समझौते की बातचीत चालू हुई, साफ दिख रहा है कि
कोई पिछली जो गलतियां हैं ना कांग्रेस दोहराना चाह रही है ना आम आदमी पार्टी दोहराना चाह रही है। चंद जी, समझना ये है कि आखिर दोनों, जैसे अभी एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है और ये जो अभी कुछ मोटा मोटा लग भी रहा है कि कांग्रेस लीडिंग एज पे है और भाजपा की हालत खराब है। इस कंडीशन में मजबूरी क्या समझ में आती है कि मतलब ऐसी छटपटाहट क्या है कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस हाथ मिलाने को बेताब है। बेताबी के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सेट गेम के तहत काम करती है, जेजेपी का और भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, उसका जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन को यदि आप करीब से समझेंगे तो जो एससी का परसेंटेज है हरियाणा में वो लगभग 22% है। अनुसूचित जाति का जो जनसंख्या और वोटर्स हैं वो 22% के आसपास। जाटों का जो है वो 24% जाता है, जाटों का जो आंकड़ा है वो 24% के आसपास है और 4% जाट सिख है। तो जो आप आंकड़ा दे रहे थे कि 28% जो जाट हैं मिला के, वो आंकड़ों को देखे तो जाट समुदाय बढ़ जाता है। जाटों के वहां 4 ध्रुव है और जो अनुसूचित जाति का जो एक बड़ा हाँ, वोट बैंक। जाटों में जब मैं बात करता हूँ तो जट सिख और जो जाट है मिला करके, जट सिख की भी एक बहुत बड़ी संख्या है वहाँ। तो वो मिला करके 28%। 28% हो जाती है। तो जिस प्रकार से जो एससी का जो वोट बैंक था, जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा था, जो शिफ्ट हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा था, उसको भारतीय जनता, मैं कह रहा हूं फिर से, ये सेट गेम जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका रहा है, किस प्रकार से दुष्यंत चौटाला अलग होते हैं भारतीय जनता पार्टी से और वो जाके रणनीति के तहत बाहर होते हैं और फिर वो जाके भीम आर्मी से गठबंधन करते हैं, जिससे कि एससी वोट बैंक को जो कांग्रेस की तरफ जा सकता था या बीजेपी के खिलाफ जा सकता था, उसे बांट दिया जाए। राजनीति में बहुत सारे जो फैसले जो पूर्व में लिए जाते हैं वहां के चुनाव के परिणाम के रूप में सामने। दुष्यंत चौटाला का भी ये सेट गेम, जो कि हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं, आपके साथ भी चर्चा हुई कि एक सेट गेम हो सकता है, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ सकती है, एक सेट गेम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का, जो आज सामने दिख रहा है। जिस प्रकार से इनेलो और बसपा के गठबंधन को कमजोर करने के लिए ये गठबंधन बनाया गया कि जिस वोट बैंक को बिल्कुल बांट दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो। निश्चित रूप से कांग्रेस इस गेम को समझ रही है, आम आदमी पार्टी भी। अब कमोबेश सभी लोग इस गेम को समझ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है सेट गेम का, और उसके काट के रूप में भी ये गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। जी, कुल मिलाकर के बड़ी खबर ये है कि एक बड़ा षड्यंत्र हुआ, खास तौर से इंडिया गठबंधन के खिलाफ। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये एक रणनीति का हिस्सा है कि जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होना और बीएसपी और इनेलो का गठबंधन होना। तो वो बेसिकली वहाँ एक डर था जो कांग्रेस को वो जो एससी वोट का डिवीजन, बंटवारा होना था। और आम आदमी पार्टी भी अगर अलग से लड़ती है तो आम आदमी पार्टी का अपना एक प्रभाव है, और खासतौर से पंजाब वाली बेल्ट पे एक अलग प्रभाव आम आदमी पार्टी रखती है, जो पंजाब को से लगती हुई बेल्ट है, और खासतौर से राजस्थान के बॉर्डर से जो हरियाणा की लगती हुई, वहाँ आम आदमी पार्टी का विशेष प्रभाव बताया जाता है। कुल मिलाकर के कांग्रेस को ये समझ आ गया है कि अकेले लड़ने का मतलब ये है कि जो एंटी बीजेपी वोट है उसका जबरदस्त बंटवारा है, इसको रोका जाए। और आम आदमी पार्टी चूंकि दलित कम्युनिटी में भी थी। विवेक जी, एक बात को मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जो पंजाब से लगा हुआ बॉर्डर है या दिल्ली से लगा हुआ जो बॉर्डर है, आज दोनों तरफ बीच में हरियाणा है। आम आदमी पार्टी का प्रभाव दोनों तरफ बॉर्डर पे है। 8% पंजाबी हैं हरियाणा में, जो आंकड़े हैं वो उसमें 8% पंजाबी हैं। और पंजाबी, चूंकि पंजाबी समुदाय आज आम आदमी पार्टी के कामों से प्रभावित है, तो कांग्रेस की ये भी एक पक्ष हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को साथ लेना। दिल्ली से लगा हुआ बॉर्डर में आम आदमी पार्टी का प्रभाव है, उधर पंजाब से लगे हुए बॉर्डर में आम आदमी पार्टी का प्रभाव। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बीजेपी के खिलाफ एक वोट बैंक है इस देश में, जो भी है, कहीं वो बट गया यदि, तो फिर बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो इस गठबंधन के पीछे ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। हाँ, वही मैं कह रहा था कि ये वक्त की मांग है। और जो आप बता रहे हैं 8% सिख, वो जो पंजाबी वोट है, उसमें जट सिख भी हैं और
उसमें पंजाबी वोट भी है, खत्री नहीं, पंजाबी। 8% पंजाबी है, 4% जट सिख अलग है। हाँ, वो जट कुल मिला पंजाबी के खत्री, तो 12%। पंजाबी खत्री वोट जो है वो एक्चुअली मनोहर लाल खट्टर की वजह से वो बीजेपी के साथ है। मोटा मोटा अगर आकलन आप करेंगे तो मोटा मोटा आकलन ये है कि वहाँ दलित और माइनॉरिटी वोट बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके बंटने की एक आशंका कांग्रेस को है। तो आजाद समाज पार्टी का बहुत प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर कोई वहाँ रिलेवेंट प्लेयर नहीं होगा तो एक वोट का परसेंटेज वो कुछ काटेंगे, और बीएसपी का भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी चूंकि दलित और माइनॉरिटी में एक अपना अलग उनका रसूख है और वजूद है, लोग उनको प्यार करते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का एक आकर्षण है, वो बंटवारे में एक वोट का हिस्सा आम आदमी पार्टी न ले जाए, उससे कांग्रेस को लगता है कि बड़ा नुकसान होगा। इसलिए राहुल गांधी मेच्योरिटी जो होती है ना पॉलिटिक्स की, जिसको कहा जाता है मेच्योर पॉलिटिशियन से अब मेच्योर पॉलिटिशियन होते जा रहे हैं, राहुल गांधी का स्मार्ट मूव है। राहुल गांधी का एक एडवांस कदम है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया कि हम मिलकर के चुनाव लड़ें। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अभी तक सकारात्मक रुख देखने को मिला। राघव चड्ढा की, दीपक बावरिया जो वहाँ हरियाणा के प्रभारी हैं, उनके साथ मुलाकात भी हुई है, ऐसी खबरें भी हैं। और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस कवायद में लगे हुए हैं कि इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। बस टिकटों के सीटों के बंटवारे को लेकर के कुछ मसला हो सकता है, एक दो दिन में सारी तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हारना नहीं, उनके लिए मुश्किलें बड़ी हो जाएंगी कि वहां भारतीय जनता पार्टी अपने वजूद के लिए भी संघर्ष करती नजर आई। हो सकता है कि वो जो अभी तक का आकलन है 25 से 30 सीटों का, घट करके वो 15 से 20 सीटों तक आ जाए और क्लीन स्वीप करती दिखाई दे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, इस पर और अपडेट लेंगे और करेंगे बात, जानकारियां जुटाने के बाद आपके सामने लाएंगे कुछ बड़े खुलासे। देखते रहिए आपकी आवाज, अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए, हम लोगों को दीजिए आज्ञा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।